जय जगन्नाथ वेलकम टू आवर चैनल मिशन गवर्नमेंट जॉब को। तो देखो आज मुझे तुम मानी इंग्लिश ग्रामर किसी क्वेश्चन सब्जेक्टिव विथ ऑब्जेक्टिव। ठीक अच्छे, तो आज क्लास मु पढ़ेबी तुमको, आम आज शिखा तो अलग सार पढ़ेबे तो कही रखी पूर्व चैनल जो मैंने नुआ अच्छ चैनल को सब्सक्राइब कर, पाखर थी बेल आइकन को दब एमती नुआ नुआ वीडियो सर्वप्रथमे पाइबापी। एंड तुम ओएचपीसी एग्जाम तो जान बहुत शीघ्र हवाक जाऊँगी, जमी सिलेबस पढ़ापढ़ी करने कथा कर, इंग्लीश तो निहाती दरकार। ठीक अच्छे, तो कही रखी कौन ना तुम बुक खाता धर, खातार सार जहाँ पढ़ाऊँ एज यूजुआल नोट कर। ठीक अच्छे, तो तापर तुम जोटा भी न बुझी पार कमेंट कह मुझे तुमको जनादेवी। ओके, तो चलो देर न करी स्टार्ट करिया आज क्लास। ओके चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। सी, अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि एक मेरे जनरल सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस कैसा होता है। जनरली अगर मैं एक सेंटेंस बोलता हूं तो उस सेंटेंस में मेरे क्या होते हैं, मेरे सब्जेक्ट होते हैं, प्लस मेरा वर्ब होता है, प्लस एक ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर? यही होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो आप लोगों के कांस्टेंट ही होते हैं, बट डिपेंडिंग अपॉन दी वर्ब मेरे सेंटेंस बहुत डिफरेंट टाइप के टेंसेस ले लेते हैं। क्लियर? किस पे? वर्ब के हिसाब से। अब वर्ब कितने टाइप के होते हैं अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो वर्ब के डिफरेंट टाइप होते हैं। फर्स्ट फॉर्म होता है इसका, सेकंड फॉर्म होता है, थर्ड फॉर्म होता है, और एक आईएनजी फॉर्म होता है। फोर्थ फॉर्म बोल दो या वर्ब की आईएनजी फॉर्म बोलते हैं हम लोग इसे। क्लियर? ठीक है, तो एक जनरल सेंटेंस की अगर मैं बात करूं तो सेंटेंस में मेरा सब्जेक्ट होता है, मेरा ऑब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है। डिपेंडिंग अपॉन वर्ब कौन से फॉर्म पे है, मेरे टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट टेंसेस होता है, पास्ट परफेक्ट होता है, वो सारा वर्ब ही मुझे बताता है। क्लियर? हमने टेंसेस पे इस चीज को बहुत अच्छे से डिस्कस भी किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों को उस लेवल तक जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अच्छा अब देखो, ये मेरा जो मैंने आप लोगों को बताया सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये मेरा एक एक्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। क्लियर? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस। ठीक है, जब इसी एक्टिव वॉइस को मैं पैसिव वॉइस पे चेंज करता हूं तो होता क्या है, जब ये एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पे चेंज होता है तो मेरा क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है आशा करे समस्त सब्जेक्ट बन जाता है, बुझी पारथुबो। जो सब्जेक्ट होता है फास्ट वो ओडवा नोट कर चलो आराम से। नेक्स्ट बाय टाइम के साथ रिपीट जुड़ करियो, के जिंस गोटे बोली भलो बने ऑब्जेक्ट बन जाता है। क्लियर? किसी किसी केस में बाय नहीं लगते, उन सारे केस से हमें कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन जब आएंगे तो आप लोगों को मैं वहीं पे क्लियर कर दूंगा। क्लियर? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट था एक्टिव फॉर्म पे। मैंने बोला अगर इसी का मुझे पैसिव सेंटेंस बनाना है तो क्या होगा, मेरा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, वर्ब अपने जगह पर ही रहेगा, बट वर्ब पे क्या होंगे, वर्ब पे कुछ चेंजेस होंगे। बस हम लोगों को वही सीखना है कि वर्ब में क्या चेंजेस होते हैं। अगर आप लोगों ने ये चीज सीख लिया तो ट्रस्ट में एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के क्वेश्चंस कुछ नहीं है। और मैं तो वैसे ही बोल रहा हूँ, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस सबसे सिंपल टॉपिक होता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी बहुत सिंपल है, एक्टिव पैसिव वॉइस भी बहुत सिंपल है। 45 नंबर इंग्लिश के मेंस पे स्कोर करना, 45 आउट ऑफ 45 स्कोर करना बहुत ही सिंपल है। क्लियर? इतनी बात क्लियर है अभी तक? ठीक है, अब देखते हैं वर्ब।
वर्ब पे क्या चेंजेस आएंगे, बस इन चेंजेस को आप लोगों ने पकड़ना है। क्लियर? अब देखो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब की आईएनजी फॉर्म। क्लियर? सपोज ये एक्टिव पे है, ठीक है, इनके बहुत रिस्पेक्टिव भल बहुत पैसिव फॉर्म में आप लोगों को आशा करे समस्ते जानी पारथो बुझी यहाँ पर पारथो। क्या बता रहा हूँ, ठीक है जी, इसके बस रिस्पेक्टिव फास्ट ओडवा बोल नोट कर चलो, नोट कर पैसिव चलो फॉर्म। आराम से। नेक्स्ट टाइम तमे रिपीट करियो ए जिंस गोटे बोली भलो बने। सी अच्छा, एक और बात, ठीक है, वैसे मैंने टेंसेस पे आप लोगों को ये बात बताया हुआ है। क्या बताया हुआ है मैंने, कि देखो अगर मैं बोलूँ कुक, कुक, कुक्ड, कुक्ड होता है, ठीक है, तो कभी कभी क्या प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम ये होती है कि हम लोग वर्ब के सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म को देखकर बता नहीं सकते हैं कि यार ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है या वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, देखा होगा आपने, अगर मैं आप लोग को बोलूं कुक के मुझे बताओ फॉर्म बताओ, फर्स्ट फॉर्म बताओ, सेकंड फॉर्म बताओ, थर्ड फॉर्म बताओ और आईएनजी फॉर्म बताओ, तो आप बोलोगे कुक, कुक्ड, कुक्ड और कुकिंग। अच्छा, अगर मैं सेंटेंस में कहीं पे कुक्ड लिख दूं और मैं आप लोगों से पूछूं कि ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है, आप लोग मुझे बता सकते हो ऐसे? बिल्कुल बता सकते हो आप लोग। क्या होता है, वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव या हैड लगा होता है। क्लियर? अगर कोई सेंटेंस पे लिखा है आई हैव कुक्ड या आई हैड कुक्ड, ठीक है, इसका मतलब जो कुक्ड यहां पर यूज हुआ है वो वर्ब के थर्ड फॉर्म पे है। क्लियर? अगर लिखा होता आई कुक्ड, मतलब इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ठीक है, तो ये कौन से फॉर्म पे, अपने वर्ब जो कुक्ड है यहां पर अपने सेकंड फॉर्म पे है। क्लियर? इस बात को बहुत इंपॉर्टेंट से नोट करके लिख लो कि वर्ब के सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म को कैसे आप लोग डिफरेंशिएट करते हो। कैसे करते हो? वर्ब के थर्ड फॉर्म जब भी होगा, मतलब ईडी लगा है, कुक्ड है, अगर उसके आगे हेल्पिंग वर्ब बहुत हैज, हैव या हैड आशा है, करे समस्ते ठीक है, जानी पारथो तो बुझी वो पारथो। कौन सा फॉर्म होता ठीक है? बस वो थर्ड फास्ट फॉर्म ओडवा होता बोल है। नोट कर चलो, अगर नोट कर चलो वर्ब ईडी वाले आराम से। वर्ब नेक्स्ट के टाइम आगे तमे रिपीट कुछ करियो भी ए नहीं जिंस है, गोटे हेल्पिंग बोली वर्ब भलो नहीं बने। है, तो वो कौन सा फॉर्म होता है? उसका सेकंड फॉर्म होता है। इस बात को लिख लो। टेंसेस पे भी मैंने इस बात पे बहुत जोर दी थी। ठीक है, अच्छा, अब इतना भी क्लियर हो गया। ओके, ठीक है, अगर देखो, अगर वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म पे है तो उसका पैसिव वॉइस बनाते वक्त जो हेल्पिंग वर्ब हम लोग यूज करेंगे वो होगा इज, एम, आर। ठीक है, अगर सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है तो आर और आई के साथ एम। क्लियर? सेकेंड फॉर्म के साथ हमेशा यूज होगा वॉज या वर। क्लियर? थर्ड फॉर्म के साथ, थर्ड फॉर्म का वर्ब है तो इसके साथ यूज होता है आप लोगों का बीन। और फोर्थ फॉर्म के वर्ब के साथ यूज होता है बीइंग। ठीक है, अभी देखो, अभी जब हम इन सब चीजों को एक साथ कोरिलेट करेंगे ना, तब आप लोग देखोगे कि यार ये तो बहुत सिंपल जा रहा है। क्लियर? ओके, अच्छा, वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म पे है, इसके ऊपर स्टार बना के एक और चीज लिख लो। ठीक है, वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म पे है, ठीक है, लाइक प्ले है। क्लियर? वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म पे है, बट वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म के साथ कुछ हेल्पिंग वर्ब्स ले रहा है। किस टाइप के हेल्पिंग वर्ब्स ले रहा है? लाइक कैन, मॉडल्स जो होते हैं ना, कैन, कुड, शैल, शुड, बहुत भलो, बहुत भलो। मे,
आशा करे समस्ते जानी पारथो बुझी पारथो माइट, ठीक है बस फास्ट ओडवा हबो नोट कर चलो ठीक आराम से है। नेक्स्ट टाइम वर्ब तमे अपने रिपीट करियो ए फर्स्ट जिंस फॉर्म गोटे पे बोली है, भलो बने बट वो क्या कर रहा है, अपने साथ कुछ मॉडल्स या हेल्पिंग वर्ब्स ले रहा है, लाइक कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट। तो उस केस में फर्स्ट फॉर्म के वर्ब के साथ इज एम आर न लग के क्या लगता है, बी लगता है। क्या लगता है, बी लगता है। क्लियर? ठीक है। देखो, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते वक्त क्या बात ध्यान रखनी है। पहला, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट जो था वो सब्जेक्ट बन जाएगा, फर्स्ट बात। सेकंड बात, अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात लिखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो छूट ही गई, जो पैसिव वॉइस होता है, क्लियर, पैसिव वॉइस पे ये तो उसके हेल्पिंग वर्ब हो गए, प्लस जो मेन वर्ब होता है पैसिव वॉइस का, वो हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लेता है। क्लियर? ठीक है। आप जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाओगे, क्लियर, तो वर्ब हमेशा अपना थर्ड फॉर्म लेगा, प्लस उसके आगे कुछ हेल्पिंग वर्ब लगेंगे। इज एम आर लग सकता है, वॉज वर लग सकता है, बीन लग सकता है, बीइंग लग सकता है, या बी लग सकता है। वो मुझे कहां से पता चलेगा, वो मुझे एक्टिव वॉइस के वर्ब से पता चलेगा। क्लियर? ठीक है, कुछ नहीं है। देखो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, अभी एग्जाम्पल करेंगे, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी तक जो पढ़ा है हम लोगों ने बहुत ही सिंपल है। देखो, अगर मैं खाली थ्योरी की बात करूं ना, तो जो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की थ्योरी है ना, 10 मिनट आशा में करे आप लोगों समस्ते को बता दो जानी और पारथो आप बुझी लोग पारथो सारे क्वेश्चंस कर ठीक सकते है हो, बस इतनी कम थ्योरी फास्ट है ओडवा इसमें। हबो नोट ठीक कर है, चलो कुछ नहीं याद रखना, बस ये याद रखना है कि नेक्स्ट टाइम जो तमे रिपीट पैसिव करियो ए वॉइस का जिंस गोटे सेंटेंस बोली होता भलो है, इस पे वर्ब हमेशा अपने थर्ड फॉर्म पे रहता है। सेकंड बात, हम लोगों ने याद रखना है कि वर्ब अपने साथ हेल्पिंग वर्ब लेता है। क्या क्या ले सकता है, इज एम आर ले सकता है, वॉज वर ले सकता है, बीन ले सकता है, और बीइंग ले सकता है। इज एम आर कब लेगा, जब वर्ब फर्स्ट फॉर्म पे रहा होगा। ठीक है, अभी एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होगा। अच्छा, एक और बात जो यहां पर ध्यान देने वाला है, मैंने आप लोगों को बोला कि मेरे सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? अच्छा, तो यहां पर एक थोड़े से चेंजेस होते हैं, उन चेंजेस को लिख लो। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस पढ़ा है। ठीक है, जब मेरा प्रोनाउन सब्जेक्ट की तरफ डिनोट करता है तो एज अ सब्जेक्ट बिहेव करता है, तो वो सब्जेक्टिव केस होता है। जब मेरा प्रोनाउन एज अ ऑब्जेक्ट बिहेव करता है तो वो ऑब्जेक्टिव केस होता है। ठीक है, वो सब आप लोगों को पता है। क्लियर? सब्जेक्टिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन पे हम लोगों ने पढ़ा है। यहां पर नहीं भी पढ़ा है तो इतना ध्यान रख लेना, ये कन्वर्जन होता है थोड़ा सा। ही सब्जेक्टिव केस होता है, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम। शी सब्जेक्टिव केस होता है, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, शी का क्या होता है, हर। क्लियर? दे का देम होता है ऑब्जेक्टिव केस। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई का ऑब्जेक्टिव केस बहुत होता भलो है मी। आशा करे समस्ते क्लियर? जानी वी का पारथो बुझी ऑब्जेक्टिव पारथो केस क्या होता है, ठीक है बस वी का फास्ट ओडवा ऑब्जेक्टिव हबो केस होता नोट कर है चलो अस, और अस का आराम से सब्जेक्टिव नेक्स्ट टाइम केस तमे वी होता रिपीट है, करियो ए और जिंस यू गोटे का बोली भलो बने यू ही रहता है। क्लियर? ये बात भी ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि जब मेरा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है, जब मेरा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा तो क्या होगा, वो ऑब्जेक्टिव केस से सब्जेक्टिव केस में चेंज हो जाएगा, और मेरा सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो वो सब्जेक्टिव केस से ऑब्जेक्टिव केस में चेंज होगा। क्लियर? क्लियर? जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आप लोगों को, से ही किक्ड द बॉल, ही kicked
दी बॉल, ये एक्टिव वॉइस पे। क्लियर? आप लोगों ने इसका पैसिव वॉइस लिखना है। क्लियर? अब सिंपल, ही क्या है यहाँ पे, ये सब्जेक्ट है, द बॉल क्या है मेरा, ऑब्जेक्ट है, और किल्ड क्या है मेरा, वर्ब है। अच्छा, अब इसका जब एक्टिव से पैसिव लिखूंगा तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाएगा, तो मेरा क्या बन जाएगा, द बॉल मेरा सब्जेक्ट बन जाएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म, किल की थर्ड फॉर्म किल्ड ही रहेगी। अच्छा, अब यहां पर देखो, यहां पर वर्ब अपने कौन से फॉर्म पे, ईडी फॉर्म पे है, और इसके आगे कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। क्लियर? वर्ब अपने ईडी फॉर्म पे, किल, किल्ड, किल्ड। ठीक है, ये तो आपको पता है, किल, किल्ड, किल्ड। अब मुझे ये पता लगाना होता है कि ये ईडी वाला जो फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है। अब देखो, ईडी के आगे कोई हेल्पिंग वर्ब है, हैज, हैव या हैड है, नहीं है। इसका मतलब किल्ड यहाँ पर अपने कौन से फॉर्म पे, सेकंड फॉर्म पे। सेकंड फॉर्म के लिए कौन सा हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं? वर्ब के लिए हम लोग यूज करते हैं वॉज या वर। द बॉल क्या है यहाँ पे, द बॉल यहाँ पे सिंगुलर है, तो इसलिए क्या आएगा, वॉज। ही किल्ड, ही, ओ सॉरी, किल्ड क्या बनेगा, ही किक्ड। ठीक है ना, मैं बोलूँ सेंटेंस ही नहीं कुछ बन रहा है। ही किक्ड द बॉल। ठीक है, द बॉल वॉज किक्ड, द बॉल वॉज किक्ड बाय, सब्जेक्ट अपने साथ बाय लेकर जाता है, मैंने बताया। ही यहाँ पे सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन था, अब वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, द बॉल वॉज किक्ड बाय हिम। सिंपल, बहुत ही सिंपल है, कुछ ही याद नहीं रखना। ठीक है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट आप लोग बना लोगे। ठीक है, इतना तो पता ही है। याद क्या रखना है, पैसिव फॉर्म पे वर्ब हमेशा अपने थर्ड फॉर्म पे रहेगा, उसके आगे हेल्पिंग वर्ब लगेंगे। क्या क्या लग सकता है, इज, एम, आर लग सकता है, फर्स्ट फॉर्म हुआ तो। वॉज वर लगेगा, सेकंड फॉर्म हुआ तो। बीन लगेगा, थर्ड फॉर्म हुआ तो। और बीइंग लगेगा, आईएनजी फॉर्म हुई तो। और एक और बात ध्यान रखना है, अगर वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म पे है और वर्ब के आगे हेल्पिंग वर्ब है, लाइक कैन, कुड, शुड, मे, माइट, तो वर्ब अपने साथ इज, एम, आर न लेकर क्या लेगा, बी लेगा। क्लियर? बस इतना बात हम लोगों ने पढ़ा है लेक्चर पे। ठीक है, 1 मिनट की थ्योरी है ये टोटल। क्लियर? ओके, अब इसे हम लोग क्वेश्चन पे इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को जितनी बात मैंने अभी बताई, ठीक है, जितनी बात मैंने अभी आप लोगों को बताई, अगर आप लोग खाली इतनी बात का भी ध्यान रखोगे तो ट्रस्ट मी, एग्जाम पे 20 क्वेश्चंस में से लगभग 10 से लेकर 12 क्वेश्चंस आप लोग इतने ही बात पे करेक्ट कर सकते हो। क्लियर? ओके, और जो एक्सेप्शनल केस है वो तो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर ही लूंगा। क्लियर? क्वेश्चंस देखते हैं कैसे इन्हें इंप्लीमेंट करना है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सी, ठीक है, मैंने आप लोगों को फेसबुक पे रिक्वेस्ट किया था कि जिनके पास एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर हैं, प्लीज़ मुझे पोस्ट कर दो। और ट्रस्ट मी, 80,000 लोग थे वहाँ पर और किसी ने भी पोस्ट नहीं किया। ठीक है, एक स्टूडेंट ने पोस्ट किया था, वो फाइल भी ओपन नहीं हुई। ठीक है, तो प्लीज़ जिनके पास पेपर है वो प्लीज़ पोस्ट कर दे, अगर हो सके तो वर्ड फॉर्म पे चेंज करके, सो दैट मैं एक क्वेश्चन बैंक टाइप का बना लूँ 30-40 क्वेश्चंस का, और वो सारे क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर लूँगा, तो आप लोगों को एग्जाम्स पे बहुत फ़ायदा होगा उससे। क्लियर? क्योंकि क्वेश्चन पे जब तक देखो, थ्योरी आपने पढ़ ली, अब क्वेश्चन में इन थ्योरी को कैसे अप्रोच करना है ये नहीं सीखा तो फ़ायदा ही नहीं होगा कुछ। क्लियर? ओके, चलो देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, द मिनिस्टर had already informed his cabinet about his decision.
अगर ये क्वेश्चन एग्जाम्स पे आता है तो मैं कैसे अप्रोच करूंगा? मैं बोलूंगा यहाँ पे वर्ब क्या है मेरा? इन्फॉर्म्ड। ये क्या है मेरा? वर्ब है। आप लोगों ने भी बिल्कुल ऐसे ही अप्रोच करना है। वर्ब क्या है मेरा? यहाँ पर इन्फॉर्म्ड है। मैं बोलूंगा ये वर्ब मेरा ईडी फॉर्म पे है, तो मुझे एक बार क्रॉस चेक करना जरूरी है कि यार ये ईडी फॉर्म पे वर्ब है, ये थर्ड फॉर्म है कि सेकंड फॉर्म है। क्यों? क्योंकि थर्ड फॉर्म हुआ तो मैं बीन लगाऊंगा और सेकंड फॉर्म हुआ तो मैं वॉज या वर लगाऊंगा। ठीक है, तो मैं इस वर्ब के आगे देखता हूं कि कोई हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव या हैड तो नहीं है। तो मैंने इसके आगे देखा तो मैंने देखा हैड ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड। हैड क्या है इसका? हेल्पिंग वर्ब है। हैड को देखते ही दिमाग पे सीधा स्ट्राइक हुआ कि यार ये क्या है? ये तो मेरा वर्ब अपने थर्ड फॉर्म पे है। अगर वर्ब अपने थर्ड फॉर्म पे है तो जब हम उसे पैसिव वॉइस पे चेंज करते हैं तो हम लोग कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे? बीन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? बीन। ठीक है, क्वेश्चन अब ऑप्शन पे जाके देखते हैं। इस पे क्या यूज करा उसने? वॉज इन्फॉर्म्ड, गलत। हैज इन्फॉर्म्ड, गलत। ठीक है, हैड बीन इन्फॉर्म्ड। और यहां पर क्या यूज कर दिया उसने? विल हैव बीन इन्फॉर्म्ड। ठीक है, ओके। सी, तो ऑप्शन नंबर 1 गलत है क्लियरली, ऑप्शन नंबर 2 गलत है क्लियरली, ऑप्शन नंबर विल हैव क्यों यूज करा? इसका कोई यहां पर कोई लॉजिक नहीं है। विल हैव वाला गलत है। ठीक है, तो आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। सी, हिज कैबिनेट, दिस इज आवर ऑब्जेक्ट, his cabinet had already been informed. His cabinet had already been informed about his decision by subject. The minister, यहाँ पे subject था ना, by the minister. क्लियर? मुझे सेंटेंस पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, मैं खाली वर्ब को देखकर ही अपना आंसर बना सकता हूं। ठीक है, क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, द MD told us about the new project. The MD told. क्लियर? अब देखो, टोल्ड आया, टोल्ड, टेल, टोल्ड, टोल्ड। ठीक है, अब टोल्ड के आगे देखो कौन कुछ हेल्पिंग वर्ब है क्या? कुछ भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर टोल्ड जो लिखा हुआ है वो मेरे वर्ब का कौन सा फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। अगर वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो मेरा हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज होगा? या तो वॉज होगा या तो वर होगा। क्लियर? इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर है वर टोल्ड, आर टोल्ड गलत हो गया, सिंपल टोल्ड गलत हो गया, हैड बीन टोल्ड गलत हो गया। सिंपल, खाली मैंने वर्ब को देखकर ही आंसर मुझे पता चल गया। सेंटेंस तो मैंने पढ़े ही नहीं। अच्छा, सेंटेंस को पढ़ के देख लेता हूं एक के बाद। देखो, द MD टोल्ड अस अबाउट द न्यू प्रोजेक्ट। अस यहां पर ऑब्जेक्ट है और द MD क्या है? मेरा सब्जेक्ट है। सी, अब मेरा जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा पैसिव वॉइस पे जाते वक्त तो अस अपने सब्जेक्टिव फॉर्म पे जाएगा। अस का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है? वी। ये होता है ना, और वी के साथ वॉज लगेगा या वर लगेगा? वी मतलब बहुत सारे की बात हो रही है तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब वर लगेगा, वॉज नहीं लगेगा। तो वी वर टोल्ड, देखो वर्ब तो हमेशा अपनी थर्ड फॉर्म पे ही रहनी है। ठीक है, वी वर टोल्ड अबाउट द न्यू प्रोजेक्ट बाय
द एमडी, सब्जेक्ट के साथ बाय लगा और द एमडी यहां पर आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था कुछ इस क्वेश्चन में? नहीं, खाली वर्ब का नॉलेज आप लोगों को था तो क्वेश्चन सिंपल था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, आई वॉज शॉक्ड बाय द लेटर। क्लियर? इस क्वेश्चन को देखो तो मैं बोलूं वर्ब कौन से फॉर्म पे है मेरा? ईडी फॉर्म पे। ठीक है, वर्ब अपने ईडी फॉर्म पे है, और वर्ब अगर अपने ईडी फॉर्म पे है और इसके आगे इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन या बीइंग लगा है, इसका मतलब क्या होता है? सेंटेंस मेरा पैसिव सेंटेंस है। यहां पर ये सेंटेंस कैसा है मेरा? पैसिव सेंटेंस है। आप लोग एकदम आप पहचान गए होंगे ना। वैसे भी बाय द लेटर से भी आप लोगों को आइडिया लग रहा होगा, बट बाय द लेटर भी मैं हटा दूं तो आई वॉज शॉक्ड भी बोलूं तो सेंटेंस क्या हुआ मेरा? पैसिव सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि एक्टिव सेंटेंस में तो वर्ब के ईडी फॉर्म के आगे क्या लगा रहता है? या तो खाली ईडी फॉर्म होता है, या तो अगर ईडी फॉर्म है तो उसके आगे हैज, हैव या हैड होता है। वॉज का प्रोविजन तो है ही नहीं वहां पर। वॉज कहाँ है आपका? वॉज या वर या इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन, बीइंग या बी, ये तो सिर्फ आपके पैसिव सेंटेंस पे वर्ब के थर्ड फॉर्म के आगे होते हैं। तो यहाँ पर देखते ही मेरे दिमाग पे क्या आया? मेरे दिमाग पे ये आया कि यार ये वॉज शॉक्ड लिखा है, ये कौन सा फॉर्म है मेरा? ये मेरा पैसिव फॉर्म है। नोट कर चलो आराम से। नेक्स्ट टाइम तुम रिपीट करियो ए जिंस गोटे बोली भलो बने। अच्छा, इतनी बात क्लियर। अगर ये पैसिव फॉर्म है तो अब ये मुझे बताओ, वॉज शॉक्ड लिखा है उसने, इसका मतलब मेरा एक्टिव फॉर्म का वर्ब कौन से फॉर्म पे रहा होगा? सेकंड फॉर्म पे रहा होगा। क्लियर? क्यों? क्योंकि अगर वो थर्ड फॉर्म पे होता तो वो यहां पर क्या लगा था? बीन शॉक्ड लगा था ना। सेकंड फॉर्म पे वॉज या वर लगता है, इसका मतलब यहाँ पे ये मेरा पैसिव फॉर्म पे है। और ये क्या इंप्लाइड करता है कि जो मेरा एक्टिव सेंटेंस था उस पे वर्ब मेरा सेकेंड फॉर्म पे था, तभी तो यहाँ पे वॉज लगाया आगे। क्लियर? इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब देखो, अब दी लेटर और आई ये तो आपस में इंटरचेंज करेंगे ही। क्यों? दोनों केस में सेम है ना। एक्टिव से पैसिव बनाओ भी तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा। पैसिव से सब्जेक्ट, पैसिव से एक्टिव बनाओगे भी तो चेंज होगा। ठीक है, तो देखो तो क्या बन जाएगा? बाय दी लेटर है, इसका मतलब द लेटर मेरा सब्जेक्ट रहा होगा। द लेटर मेरा सब्जेक्ट, आई मेरा सब्जेक्ट नहीं है, आई मेरा सब्जेक्ट नहीं है, दे तो पता नहीं कहाँ से आ गया। ठीक है, द लेटर, ठीक है, यहाँ आ गया शॉक्ड, खाली वर्ब का सेकंड फॉर्म होना चाहिए, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं चाहिए मुझे आगे। आई, आई अब मेरा ऑब्जेक्ट बनने वाला है तो ऑब्जेक्टिव केस पे होना चाहिए। आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी। द लेटर शॉक्ड मी। क्लियर? ये मैंने क्या देखा? ये मैंने पैसिव से एक्टिव बनाया। अभी तक जो एग्जांपल देखे थे उस पे हम लोग एक्टिव से पैसिव बना रहे थे, बट इस एग्जांपल पे हमने पैसिव से एक्टिव बनाया। क्लियर? बहुत ही सिंपल है। देखो आप लोगों ने बस वर्ब को ध्यान देना है। वर्ब क्लियर है, वर्ब का कंसेप्ट जो बताया वो क्लियर है तो क्लियर। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। She gave me a book. ओके, गिव कौन से फॉर्म पे है यहाँ पर? देखते ही पता चल जाएगा। हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो कौन से फॉर्म पे? अपने सेकंड फॉर्म पे। सेकंड फॉर्म पे है तो वर्ब कौन सा लगना चाहिए? वॉज या वर लगना चाहिए। आशा करो समझते जानी पारथो, बुझी पारथो। देखो इस पे वॉज लगा है, इस पे वॉज लगा है। आराम से नेक्स्ट टाइम तुम रिपीट करियो ए जिंस गोटे बोली भलो बने। इस पे तो इज लगा है, इस पे वॉज लगा है। ठीक है, ओके। अच्छा, अब देखो अब क्या होगा। मी क्या है यहाँ पर? ऑब्जेक्ट है। शी क्या है? मेरा सब्जेक्ट है। मी जब यहाँ पर आएगा तो आई बनेगा, शी वहां पर जाएगा तो हर बनेगा। बाय हर सही लग रहा है, मी का आई सही लग रहा है, सेंटेंस ए सही लग रहा है। शी का शी रह गया, गलत है। क्यों? शी को तो चेंज होना चाहिए ना। ओके, अ बुक,
ये तो पहले ही से गलत हो चुका था, ठीक है। वैसे अ बुक भी आ सकता है, अभी बताता हूँ यहाँ पे। आई वॉज गिवन हर अ बुक, ये क्या लिख दिया, ये तो गलत ही लग रहा है, सीधा ही सीधा गलत लग रहा है, ठीक है। आई वॉज गिवन अ बुक बाय हर, बहुत भलो आई बहुत वॉज भलो गिवन अ बुक बाय आशा करो समस्ते शी का क्या होता है, जानिपारथुबो, हर होता है, बुझिपारथुबो। सब्जेक्ट अपने ठीक साथ है, बाय बस लेकर जाता है, फास्ट तो ओडुआ बाय नोट कर आई चलो, वॉज गिवन अ बुक बाय हर। आराम से नेक्स्ट टाइम तमे रिपीट इसे करबे ऐसे भी लिख सकता था मैं, सी अगर मैं अ बुक को ऑब्जेक्ट ले लेता, ये डबल ऑब्जेक्टिव का केस हो गया ना, इस पे जैसे भी आप लोग लिख सकते हैं। अब मैं ऐसे भी लिख सकता था, अ बुक वॉज अ बुक वॉज, कहाँ गया, क्या बता रहा हूँ, हाँ ठीक है, हाँ इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, अ बुक वॉज गिवन बाय हर। A book was given to me, ठीक है। बन नहीं रहा वैसे बुक के साथ ना, ठीक है, मी के साथ ही ज़्यादा सही लग रहा है मुझे तो, ठीक है। आई वॉज गिवन अ बुक बाय हर, अ बुक वॉज गिवन टू मी बाय हर, वैसे चल जा रहा है, ठीक है। क्लियर, वैसे ऑप्शन पे वो देगा नहीं इस टाइप के कि आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम हो, क्लियर, ठीक है। ओके, होपफुली आपको आज का ये लेक्चर जितना मैंने बताया, ठीक है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस को लेकर, ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आप लोगों ने देखा कि कुछ नहीं है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पे, सिर्फ वर्ब का खेल है। और वर्ब का भी क्या खेल है, इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन, बीइंग और बी, बस इतना ही याद रखना है, बाकी कुछ ही याद नहीं रखना, बहुत भलो बहुत ठीक है। बाकी इस पे जो आशा करो एक्सेप्शनल समस्ते केस है ना, बस बोलने के जानिपारथुबो, लिए बुझिपारथुबो। एक्सेप्शनल है, उस पे भी कुछ ठीक भी है, नहीं बस है, फास्ट ठीक ओडुआ है। तो नोट समझ कर लो चलो, नोट नेक्स्ट कर चलो। लेक्चर करेंगे, उस पे आराम कुछ से केस next time डिस्कस तमे करेंगे, repeat करबे, एक्सेप्शनल जिनसा केस, vocabulary भलो बने। ठीक है। थोड़े और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, और इसके अगले लेक्चर पे हम लोग एक साथ 30 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिसपे सिर्फ मैं क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा और मैं बताऊंगा आप लोगों को क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है, ठीक है। थ्योरी पार्ट में बस आज जितना पढ़ लिया समझ लो यही है थ्योरी आपकी, इन्हीं थ्योरी के बेसिस पे हम सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं इजीली, क्लियर, ओके, ठीक है। और अगर किसी के पास क्वेश्चन पेपर हो वर्ड फॉर्म पे, तो प्लीज मुझे सेंड कर देना, ठीक है, फेसबुक पे ऑनलाइन गुरुजी पे, क्लियर, ओके। होपफुली आपको आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक पक्का कीजिए। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग चैनल ऑनलाइन गुरुजी को सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर कीजिए वीडियोस को, ताकि उन लोगों को भी, जो भी एग्जाम्स वो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, उस पर उन लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो, क्लियर।